Jai Jinendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. I love reading law, said no law student ever. At least not in CA foundation stage, I guess. Because I agree आपके लिए नया सब्जेक्ट है और आपको इससे डर लगना obvious सी बात है. तो if you relate to this quote and you're fearing कि आप law की वजह से कहीं पीछे ना रह जाओ, so this video is 100% for you because I'll be sharing the tips which will help you score an exemption in law. And if you don't relate to this quote, फिर तो आपको ये वीडियो 100% देखना चाहिए because you already have the interest element in you. Any which ways, let's get into the video. Let me tell you, I scored 85 out of 100 in CA Foundation Law examination. So I think I'm the capable person of telling you this or sharing these tips with you because I have traveled my way from a point where I hated law to the point where it's my favorite subject now. टिप्स शेयर करने से पहले आई वांट टू क्लियर दिस मिसकंसेप्शन जो हर किसी के अंदर होता है दैट लॉ इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट. गाइस प्लीज अपने होराइजन को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा बाहर लाओ. लॉ एक बहुत ज्यादा इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अगर आपको लगता है कि लॉ आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखाता तो लेट मी टेल यू कि लॉ एटलीस्ट टीचेस यू वन थिंग that how to take two situations that are exactly the same and show that they are different. So law is not what is written but how it is read. इसीलिए it is very important that you focus on your interpretation skills. क्योंकि अगर law draft करने वाले लोग क्या कहना चाहते थे वो आप नहीं समझ पा रहे हो, then you are creating a blunder. तो चाहे ये आपको पसंद हो नहीं हो, रियलाइज कि एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर आता है और वो भी कंट्रीब्यूट करता है 1/4 आपको फाउंडेशन क्लियर करवाने में. ओके तो बिना कोई और देरी किए आपका थोड़ा सा लॉ रिलेटेड डर और टेंशन कम करने के लिए आई एम हियर विद द स्टडी स्ट्रेटजी व्हिच विल हेल्प यू स्कोर हाई इन योर लॉ एग्जामिनेशन. मेरी पहली टिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉइंट जो मैंने अभी अभी कहा. प्लीज गाइज डू नॉट रटिफाई लॉ. हाँ मैं मानती हूँ थोड़े से कीवर्ड्स है ऐसे, कुछ कुछ प्रोविजंस होते हैं जो हल्का सा रटने की जरूरत पड़ती है, लेकिन if you break down the provisions into short sentences and then try to interpret and comprehend what exactly the provision is trying to tell you, I think आपको वो प्रोविजन अपने आप याद रहने लगेगा. क्योंकि अगर आप एक बार मतलब समझ जाते हो ना तो आपको बस एफर्ट्स डालने हैं कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखने के लिए. एंड आई थिंक दैट विल मेक योर जर्नी इन लॉ इजियर. सो इसीलिए ट्राई करो. इंटर में आप आओगे तो आपको ना एक रूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा विच इज हेडन्स लॉ, मिसचीफ रूल जैसे कहते हैं. तो अगर आप ये फॉलो करोगे ना फाउंडेशन में ही, आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारी फैकल्टीज के मुंह से इसको सुना भी होगा. इट इज बेसिकली कि आपको कोई भी लॉ पढ़ने से पहले ये रियलाइज करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज थी जिसके लिए ये लॉ को लाना पड़ा. तो जब आपको उसका पास्ट पता होगा तो आप उसके प्रेजेंट से रिलेट कर पाओगे. आपको समझ आएगा कि ऐसा क्या था जिसके लिए इसको लाना पड़ा, लाया गया, और इसमें ऐसी क्या चीज है जो उसको रेमेडी दे रही है. तो बहुत सारी टिप्स जो मुझे शेयर करनी थी वो शायद इसी में आ गई. लेट मी specify it down. Number 1 was do not ratify. Number 2 is understand the basics. Third was use your analytical skills to comprehend the content. Number 4th is break down the provisions into short sentences and then try interpreting it. Number 5th was try writing the provision after you read it in your own words, but consider the keywords as well. Okay. Next tip जो technically देखा जाए तो 6th है, प्लीज फॉलो ICAI स्टडी मटेरियल ओनली. ट्रस्ट मी, बाकी फैकल्टीज के जितने भी रंग बिरंगे नोट्स है वो मॉड्यूल का ही कट पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग है. तो प्लीज उन सब में टाइम बर्बाद मत करो. स्टिक टू योर ICAI मटेरियल क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा बेसिक है. उसी में खुद ही इंटरप्रिटेशन है. कोई भी प्रोविजन अगर आपको पढ़कर ऐसा लगता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके नीचे के एग्जाम्पल को पढ़ो, फिर दोबारा वो प्रोविजन पे जाओ, उसको 2 बार 3 बार पढ़ो. आई डोंट थिंक कि फैकल्टी का एक्सप्लेन करने के बाद और आपके 3-4 बार पढ़ने के बाद एग्जाम्पल से रिलेट करने के बाद कोई भी दिक्कत आनी चाहिए. ओके तो अगर आप मन में डर बना लोगे कि ये नहीं समझ आ रहा तो वो नहीं आएगा समझ. लॉ पढ़ते वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ध्यान में रखो. जो आप सोचोगे वो होगा. इसीलिए आराम से ठंडे दिमाग से, नया सब्जेक्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, ये सोचकर पढ़ने बैठा करो लॉ. Next is practice as many questions as you can. Make it your motto, make it a routine.
और अ पार्ट ऑफ योर प्लान कि आप रोज कम से कम 2 क्वेश्चंस लॉ के लिखकर प्रैक्टिस करोगे। ओके, क्योंकि लॉ का पेपर कहीं ना कहीं थियोरेटिकल आता है 100 में से 60 मार्क्स का, तो उसमें आपके राइटिंग स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। तो उसमें एस करने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन योर राइटिंग स्किल्स, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आएंगी। ओके, तो मेक योर ओन नोट्स, फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स के अलावा मेरा महा मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल बना लो इस चीज को कि आप लॉ की पढ़ाई करने बैठोगे। मई अटेम्प्ट वालों के लिए तो शायद अब लेट हो गया, लेकिन नवंबर अटेम्प्ट वालों प्लीज ये बात दिमाग में रखो कि पहले दिन से आप सेक्शन लिस्ट बनाओगे। और सेक्शन लिस्ट में कैसी बोल रही हूँ इसका सैंपल इफ पॉसिबल आई विल बी शेयरिंग ऑन टेलीग्राम ग्रुप। मैंने कैसी सेक्शन लिस्ट बनाई थी। मैं सेक्शन लिस्ट का मतलब वो नहीं बोल रही जो टेलीग्राम ग्रुप से वायरल होती है, सेक्शन नंबर एंड देन उसके आगे हेडिंग, मैं वो नहीं बोल रही। ट्रस्ट मी, मैं एग्जाम से पहले सिर्फ और सिर्फ मेरी ये सेक्शन लिस्ट की बुक पढ़कर गई थी। सेक्शन लिस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कॉमनली ऐसा रेफर किया जाता है, देखा जाए तो ये आपका एक्ट ही है आपकी नोटबुक में। ठीक है, तो यू आर जस्ट लाइक मेकिंग योर ओन नोट्स आउट ऑफ द स्टडी मटेरियल। इसमें बस एग्जाम्पल्स नहीं है, और अगर चाहो तो आप एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा लिखना हो जाएगा। इसीलिए आई डिड नॉट राइट पर्सनली एग्जाम्पल्स। अगर आप चाहो तो आप एग्जाम्पल का कोड दे सकते हो, मतलब ICISM स्लैश पेज नंबर स्लैश नंबर जो भी है, वैसा चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, पर आप जब ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ लेते हो मॉड्यूल से, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम्पल की वापस से, क्योंकि प्रोविजन दिमाग में बैठ जाता है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है तो कोट इट डाउन। तो इस तरीके से कर कर एक्ट वाइज सारे फाउंडेशन लेवल पे तो देखो ये 100% पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास सेक्शन ज्यादा नहीं है यार, ऑनेस्टली बहुत लिमिटेड सेक्शन है। उसमें भी पार्टनरशिप एक्ट के ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिनसे जनरली थियोरेटिकल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि पार्टनर्स की क्या लाइबिलिटीज है, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं एंड ऑल, तो वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। बट बाकी एक्ट्स में तो भी एटलीस्ट मेक सेक्शन लिस्ट, और एग्जाम के टाइम बस इतना पढ़ के जाना। गारंटी यू कि अगर हफ्ते में एक बार आप ये सेक्शन लिस्ट पे गो थ्रू कर लोगे ना, आपका पूरा लॉ रिवाइज हो जाएगा। और क्योंकि आपके नजरों के नीचे से बार बार वो बाजू के लिखे हुए सेक्शन नंबर्स जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में शायद कहीं ना कहीं सेक्शन नंबर भी फिट होंगे। ट्रस्ट मी ना यार, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो आप डाल नहीं रहे हो ना कि आप अलग से वापस सेक्शन नंबर रट रहे हो। आपके पढ़ने में आप बस बार बार उसको पढ़ रहे हो, मल्टीपल रीडिंग्स दो, वो अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। आई एम क्लैरिफाइंग इट कि जरूरी नहीं है सेक्शन के मार्क, सेक्शन नंबर्स के मार्क्स मिलते हैं, बट ट्रस्ट मी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। और एक बात, डिस्क्लेमर जो हर कोई देता है, सेक्शन नंबर सिर्फ तब कोट करना जब आप कॉन्फिडेंट हो। अननेसेसरी ओवर स्मार्ट बनकर ट्राई मत लेना। निगेटिव इंप्रेशन गिरा गलती से भी तो आगे के क्वेश्चंस में भी इम्पैक्ट करेगा वो। ओके, ये था प्रिपरेशन स्टेज। कमिंग अहेड ऑन रिविजन स्टेज, जिसमें मेरे पास आपके लिए सिर्फ 2 महा टिप्स है। फर्स्ट टिप इज कि रिविजन स्टेज में बार बार प्रोविजंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है एटलीस्ट, कि फर्स्ट रिविजन में, सेकंड रिविजन में आप प्रोविजंस की रीडिंग करते हो, इट्स फाइन। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना क्वेश्चंस पढ़ने पे। रीड एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, आई एम टॉकिंग रीड, राइट। तो आप, जैसा मैंने कहा कि पूरे प्रिपरेशन स्टेज में आप रोज का एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस तो लिखोगे ही लिखोगे। तो या तो वो क्वेश्चंस दोबारा से पढ़ लेना, या जो अलग रिसोर्सेज पे से मिल सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं उतने क्वेश्चंस करो। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला लॉ में अलग अलग क्वेश्चंस करने से कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा एंड ऑल, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर में भी प्रोविजन ही लिखा होता है। तो इनडायरेक्टली यू आर रिवाइजिंग ओनली एट द एंड। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस किस एक्ट से बन सकते हैं। रिविजन के लिए जो सेकंड टिप मैं आपको दूंगी वो है कि प्रोविजंस जब आप पढ़ते हो ना, वो प्रोविजन पढ़ने के बाद उसका वॉइस नोट बनाओ। ऐसा करो जैसे आप किसी और को एक्सप्लेन कर रहे हो या खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो। और एक बात, जो आप सेक्शन लिस्ट जो एक्चुअली वायरल होती है, अब मेरी वाली सेक्शन लिस्ट नहीं, ठीक है, जो वायरल होती है ना सेक्शन नंबर एंड सेक्शन नेम वाली, उसका ना एक वॉइस नोट बना लो। एज इन सेक्शन 1 कमेंसमेंट एंड ऑल, सेक्शन 2 डेफिनेशन, सेक्शन 3 ब्ला ब्ला, सेक्शन 4 ब्ला ब्ला, ऐसी वॉइस नोट बना लो। खाना खा रहे हो, नीचे वॉकिंग करने गए हो, घर से एग्जाम सेंटर जा रहे हो, बस कान में वो बजा लो। आपको पता भी नहीं चलेगा, विदाउट एनी एफर्ट्स अनइंटेंशनली आपके दिमाग में वो चीजें बैठने लगेगी एट द एंड। तो आई फेल्ट इट टू बी वेरी हेल्पफुल। आप चाहो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द एग्जामिनेशन टिप्स। सो एग्जामिनेशन में जैसे मैंने अकाउंट्स के लिए कहा था, सेम वैसे ही कहूंगी, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर किसी ने लॉ पढ़ा नहीं है ना,
तो वो भी अपने जजमेंटल स्किल्स यूज कर कर जजमेंट दे सकता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये हमारा दिमाग अच्छे से समझता है। ठीक है, अपना थोड़ा पागल वाला दिमाग साइड रखोगे ना, बेसिक नॉर्मल इंसान की तरह सोचोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ठीक है यार, ये करना सही है, ये करना गलत है। तो इसने अगर यहाँ पर गलत किया है तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अगर आप इतना भी लिख के आओगे ना, तो 6 में से 1 मार्क तो आपका पक्का है, क्योंकि आपका कंक्लूजन सही है। चाहे अब उसने गलत किया है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या है ये आपको याद नहीं होगा, पर कम से कम आपको ये समझ आया है कि कुछ गलत हुआ है। तो इस पर भी कंक्लूजन के बेसिस पर शायद आपको आधा 1 मार्क मिल जाए। और ट्रस्ट मी, जो 199 पर फेल होता है ना, उसको ये 1 मार्क की कीमत बहुत समझ आती है। एक-एक मार्क कीमती है, बूंद-बूंद से सागर बनता है, तो ये बूंदों को छोड़ो मत, पकड़ो इसे, ठीक है? उसके अलावा सेकंड टिप इज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ, सेक्शन नंबर सिर्फ तब कोट करना जब आप श्योर हो। लेकिन एक्ट के लिए तो 100% आप श्योर रहोगे ही। लेकिन इन केस अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं भी पता है, तो क्वेश्चन का लास्ट लाइन ध्यान से पढ़ना। प्लीज ये रियलाइज करना कि क्वेश्चन आपको एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, और मोस्टली क्वेश्चन में लिखा ही होगा कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट एनालाइज द सिचुएशन, या क्या इसने सही किया है क्या, या क्या इसके इफेक्ट होंगे। ऐसा एक्ट का नाम जनरली क्वेश्चन में लिखा ही होता है। तो इसमें 2 टिप्स थी कि सबसे पहले क्वेश्चन सही से पढ़ो, उसको एनालाइज करो, कि लास्ट लाइन अच्छे से पढ़ो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछना क्या चाहता है आपसे, और उस अकॉर्डिंग अपना आंसर ड्राफ्ट करना। सेकंड पॉइंट इसमें मैंने ये कहा कि जब भी आप अपना आंसर लिखना शुरू करो, ऑलवेज मेक इट अ हैबिट कि आप एक्ट का नाम कोट करोगे, कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो एक्ट। थर्ड बेसिक टिप्स इज कि कोट मैक्सिमम कीवर्ड्स, जितने आपको कीवर्ड्स उस प्रोविजन रिलेटेड याद आते हैं, ट्राई टू यूज दैट टेक्निकल लैंग्वेज। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अगर सेल्फ लैंग्वेज यूज करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू आर कन्वेइंग द सेम मैसेज। हाँ, हो सकता है थोड़े से कम मिले उससे जिसने टेक्निकल लैंग्वेज यूज की हो, लेकिन एट द एंड एग्जामिनर को भी पता है कि आपको कंटेंट और प्रोविजन समझ आना ज्यादा जरूरी है। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंश्योर करो कि आपको प्रेजेंट करते आना भी चाहिए। ओके, अब मेन पॉइंट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये होता है कि लॉ में आप सबको पता होगा 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो थ्योरेटिकल बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, या फिर वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे। ओके, तो थ्योरी क्वेश्चंस के लिए इतना ध्यान रखना कि आप मोस्टली जहां तक पॉसिबल हो, अगर आपको अच्छे से बहुत सारा आता है उसमें का कंटेंट, तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना। अगर आपको कुछ नहीं आता, आप फेंकने वाले हो, तो उसको पैराग्राफ फॉर्मेट में ही रहने देना, क्योंकि बुलेट में फिर आपकी गलतियां ध्यान में आएगी। सो बुलेट पॉइंट्स में रखने की कोशिश करना अपने आंसर्स को। सेक्शन नंबर सिर्फ तब कोट करना जब आपको पता हो। नेम ऑफ द एक्ट हमेशा कोट करना। जो भी कीवर्ड्स आप लिख रहे हो उसको एज फार एज पॉसिबल अंडरलाइन करना। लिखते लिखते ही अंडरलाइन करना। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो पूरा पेपर होने के बाद रिविजिट करेंगे क्वेश्चन और फिर अंडरलाइन करेंगे। नहीं, लिखते लिखते ही करो अंडरलाइन। लास्ट में आपको टाइम मिले ना मिले किसको पता, लिखते लिखते समझ आ जाता है, अंडरलाइन कर देना। और लास्ट में अगर टाइम आपका बचता है तो आंसर वापस पढ़ना, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ भी लिखा हुआ रहता है और अपने को रियलाइज होता है कि यार सामने वाले का पढ़ के दिमाग खराब होगा, तो फिर उसको अगर आपको फिर रिवाइज करना है तो वो कर लेना। ये सारे लेकिन जो मेन काम है अंडरलाइनिंग के एंड ऑल, वो लास्ट के लिए मत रखना। हर क्वेश्चन के बाद एक एक दो लाइन छोड़ना, या एज फार एज पॉसिबल हर नया क्वेश्चन नए पेज से ही शुरू करना। इंश्योर करना कि आपके आंसर में टेक्निकल लैंग्वेज लिखी है, हल्की सी सही। एग्जामिनर को ये समझ में आना चाहिए कि हाँ यार, लॉ स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है जो आप फेंक पाओगे, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोविजन रिलेटेड होता है और वो प्रोविजन मांगता है आपसे, तो उसमें क्या है क्या नहीं उसमें आप फेंक नहीं पाओगे। दूसरी साइड पे आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसमें आपके फेंकने के चांसेस और मार्क्स फेच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डरते हैं, मुझे समझ नहीं आता यार। मेरे जैसों की तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लगी पड़ी होती थी, क्योंकि याद रखना पड़ता था ना, रट्टा मारा हुआ रहता था, क्योंकि पार्टनर के क्या राइट से अब आप ये हर वक्त थोड़ी ना फेंक पाओगे, आपको कुछ ना कुछ हटके पॉइंट्स उसमें से याद रहना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वहां पर मार्क्स लेने में मुश्किल होनी चाहिए। आप लोगों को एप्लीकेशन बेस में क्यों डर लगता है? उसमें तो इनफैक्ट आप बेसिक अगर नॉलेज भी यूज करोगे तो आप कंक्लूजन दे सकते हो यार। तो डरो मत, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आसान होते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आपका आंसर 4 स्टेजेस में डिवाइडेड हो। सबसे पहले आता है फैक्ट्स ऑफ द केस। उसमें आप क्वेश्चन को ही शॉर्ट में लिखते हो, आई गेस सबको पता ही होगा फैक्ट्स ऑफ द केस कैसा लिखते हैं। दूसरा है रेलिवेंट प्रोविजंस, तो जो भी प्रोविजन से वो क्वेश्चन डील करता है उसको आप कोट करोगे। जितना भी वो प्रोविजन रिलेटेड याद आ रहा है सब लिख डालो उसमें, क्योंकि ये मेरे ख्याल से सबसे मेन पॉइंट होता है, ये और कंक्लूजन। तो प्रोविजन में अपने एफर्ट्स डालना।
क्योंकि दिस इज द रीजनिंग ऑफ योर कंक्लूजन. ओके, उसके अलावा प्रोविजन के नीचे ही इफ यू नो या इफ द क्वेश्चन रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर केस लॉ जो आपको पता है, तो उसी के नीचे लिख देना रेलिवेंट केस लॉ या रिलेटेड केस लॉ, और उसके आगे केस लॉ का नाम लिख देना. नहीं आता है ठीक है, स्किप दिस. थर्ड वन इज एप्लीकेशन. तो इसमें आप अपने केस स्टडी को प्रोविजन से रिलेट करोगे. ओके, सो यू आर क्रिएटिंग अ कनेक्शन कि जो मैंने प्रोविजन कोट किया है ये क्यों एप्लीकेबल है इस केस में. सो you will be writing the application of the provision for the given case study. उसके बाद फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज कंक्लूजन. कंक्लूजन में दोबारा प्रोविजन लिखने की जरूरत नहीं है. योर कंक्लूजन शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 lines at the maximum. Okay, so I hope my tips were helpful to you and you will follow it. May your performance in law exam make it up for how boring it is while studying. इस वीडियो में यहीं तक एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. साइन ऑफ.